सामान समेटिए, शाम होने वाली है। कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूते में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दिया है। हमारे लिए वो बक्सा ही तो हमारी दुकान थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कहीं और से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है इसलिए कह रहा हूँ। कहते हुए उस आदमी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, मैं नहीं कर सकता अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देना। रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपए का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आज ज़्यादा काम नहीं किया ना। कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो। कहता हुआ वो एक और चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी पहने हुए था वो। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से भी बोला, चाचा, यह आपको कोई संदिग्ध आदमी नहीं लगता? किस बात पर? रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कर दिया ऑन पावर है ना, ठीक है। फिर इधर उधर की बातें होती रही। मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते अभी मत डालना टिकट वगैरह। रमजान चाचा और मैं एक ही यहाँ से तो ऑन कर दिया ना और शहर के स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम किया करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था तो रमजान चाचा जमीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के लिए कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोजाना सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस आदमी के चलते आज शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटी सा पॉलिश करने का सामान और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा, आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात की। तुम्हें डर लगता है क्या? हंसते हुए रमजान चाचा बोले तो मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा, मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। रमजान चाचा हंस पड़े और फिर बोले, बेटा, मैं हूं ना, मुझे भूतों पिशाचों से डर नहीं लगता, मुझे तो तंत्र मंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे। चाचा, मुझे डर लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ दी। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था, सुना था।
कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा की बिरादरी से। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने दूसरे धर्म में बंधन तोड़ने के बाद शादी कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग लड़ना समझते थे। चाचा, आपने उस भूत और चुड़ैल की कहानी तो सुनी ही होगी, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती हैं ये बातें? उन्होंने मुझसे ही सवाल किया। मुझे तो सच्ची ही लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो और वो दोनों लड़ते हों इसी बात को लेकर। रात में शायद बाहर भी निकलते हों। वो फिर से एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसके रोने की आवाज़ें आती है।